अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उग्रवादी या फिर गर्म दल के नेताओं के बारे में। उग्रवादी या जो गर्म दल के नेता थे, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने गर्म दल के बारे में बात की थी कि गर्म दल का किस तरह से उत्थान हुआ और क्या क्या उनके उद्देश्य थे, सिद्धांत थे, किस प्रकार के उनके कार्यक्रम, ढंग और उपलब्धियां रही। इस वीडियो में हम उन जो गर्म दल के जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में बहुत से नाम लिए जाते हैं, जिनमें लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय की, तो इनकी हम बात करेंगे। भारत में विशेष तौर पर ये कुछ ऐसे नेता हुए गर्म दल से संबंधित। तो सबसे पहले आते हैं हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, हम सबसे पहले बात करते हैं। ये मैंने एक चित्र जो है बाल गंगाधर तिलक का इस वीडियो में डाला है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं में प्रमुख माने जाते हैं। जन्म हुआ 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में। पिता एक गरीब अध्यापक थे। बचपन में ही माता पिता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनके चाचा के द्वारा किया गया। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दक्षिण कॉलेज पूना में दाखिल हुए। पढ़ाई की अपेक्षा खेलों में उनकी अधिक रुचि थी। परिणाम स्वरूप एक बार वे फेल भी हो गए। उसके पश्चात उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने मित्र अग्रकर की सहायता से शिक्षा के प्रसार के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल जो है ये इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसके साथ साथ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गूसन कॉलेज की स्थापना में भी इनका हाथ रहा। इनके प्रयासों के फलस्वरूप दक्षिण में जो शिक्षा है उसका काफ़ी विकास हुआ। 2 इन्होंने समाचार पत्र चलाए, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। ये समाचार पत्रों का प्रकाशन इन्होंने किया और लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसको जन्म दिया। नवयुवकों में धार्मिक और देश प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए गणपति उत्सव, आप देखते हैं कि जो गणेश या चतुर्थी जो आज भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है, तो ये जो गणपति उत्सव है, ये जो गणेश चतुर्थी है, इस उत्सव का जो प्रारंभ है वो जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा किया गया 1893 ईस्वी में। और एक और उत्सव शिवाजी उत्सव का 1895 में आयोजन किया गया। 1896 में दक्षिण में भयंकर अकाल और प्लेग फैला। तिलक ने सरकार की उदासीनता का विरोध किया और इनको राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाकर 18 महीने की कड़ी सजा दी गई और इससे तिलक अधिक उग्रवादी बन गए। 1905 में जब सरकार ने बंगाल विभाजन किया तो खुले शब्दों में सरकार की आलोचना की गई। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जो थे ये भी इनके साथ थे और मिलकर इन्होंने आंदोलन शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी बायकॉट आंदोलन चलाया। उनके प्रयत्नों से 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी बायकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और इसके 2 दल नरम और गरम बन गए। तिलक कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया। 1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में फिर से बंदी बनाया और 6 वर्ष की कड़ी सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल जो है ये है बर्मा में। वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास ये 2 ग्रंथ लिखे गए। कैद से छूटने के बाद दोनों दलों में समझौता कराने में सफल हुए और उसके पश्चात मिसिस एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में
होम रूल आंदोलन शुरू किया। उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और लोकमान्य की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेकर विधानमंडलों में प्रवेश करना चाहिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई। 1920 में गांधी जी को असहयोग आंदोलन में सहायता देने का वचन दिया, लेकिन 1 अगस्त 1920 को तिलक की जो है मृत्यु हो गई। तो तिलक के जो सफलताएं हैं, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, उन तिलक जो थे बहुत ही एक नीडर कह सकते हैं हम, त्याग से भरे हुए कांग्रेस के एक ऐसे नेता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान और दार्शनिक थे वो। उच्च कोटि के लेखक, पत्रकार, मांडले जेल में रहकर गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक ग्रंथों की रचना की। केसरी मराठा जैसे जो समाचार पत्र थे ये उनके द्वारा चलाए गए और इनके द्वारा उन्होंने देशवासियों में राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो भर दी। उनका जो नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा, ये नारा उनके द्वारा दिया गया जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो ये था तिलक का जीवन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत ही प्रसिद्ध गर्म दल के नेता थे। दूसरे लेंगे हम लाला लाजपत राय के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे महत्वपूर्ण जो नेता हैं रहे वो है लाला लाजपत राय। लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को पंजाब के लुधियाना में जो है उनका जन्म हुआ। जगरांव नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार से संबंध रखते थे। पिता राधा कृष्ण एक सरकारी स्कूल में शिक्षक, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात राजकीय कॉलेज लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वकालत करने के बाद हिसार में वकालत शुरू की। सर सैयद अहमद खान द्वारा जो कांग्रेस की आलोचना करते थे उनका कड़ा विरोध किया। कुछ समय पश्चात लाहौर गए, वहाँ वकील के रूप में बहुत ही ख्याति प्राप्त की। उन दिनों जो आंदोलन चले हुए थे उन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। इलाहाबाद वार्षिक अधिवेशन में भी भाग लिया। राष्ट्रीय दल की नींव रखी उन्होंने। भारतीय राजनीति में प्रवेश कर सक्रिय भाग लेना शुरू किया। 1905 में गोखले के साथ इंग्लैंड उनको भेजा गया ताकि वहाँ की जनता के सम्मुख कांग्रेस के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करे। अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा वहाँ की जनता और नेताओं को प्रभावित किया और वापस आने पर देशवासियों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उदारवादियों के साधनों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। 1905 में बनारस अधिवेशन में उन्होंने कहा, यदि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अंग्रेजों से भिक्षावृत्ति का त्याग कर स्वयं अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। 1907 में उन्होंने पंजाब में उपनिवेशीकरण अधिनियम कॉलोनाइजेशन बिल के विरोध में सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सरकार ने उनको अजीत सिंह के साथ मांडले भेज दिया, लेकिन 6 महीने के पश्चात उनको छोड़ दिया गया। 1907 में कांग्रेस के 2 दलों में बंटने के बाद तिलक के विचारों और साधनों का समर्थन किया गया। उग्र विचारों से वो भरे हुए थे। तो इसी के तहत ही ये कहा जाता है कि सरकार जो थी उनको दंड देना चाहती थी, तो विवश होकर उन्हें 1914 में भारत छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने उग्र विचारधारा का प्रचार करने के लिए एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी ये उनके द्वारा शुरू की गई और इसी के तहत ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अमेरिका निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वहाँ पर भारतीय होम रूल लीग की भी स्थापना की। 1920 में भारत आए और इसी वर्ष कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में उनको सभापति चुना गया।
1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी जी का पूरा साथ दिया और पंजाब केसरी का नाम जो है उनको दिया गया, ये टाइटल दिया गया उनको, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। 1900 इसके पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने पर स्वराज पार्टी में शामिल हुए। 1923 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय दल की भी उन्होंने स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और लाहौर जब वो पहुंचा तो उसका सक्रिय विरोध किया। एक जुलूस निकाला गया। जुलूस पर होने वाले लाठी चार्ज में उनको गहरी चोटें लगी। लाहौर में हुआ यह लाठी चार्ज 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का स्वर्गवास हो गया। तो लाठी चार्ज के समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। उनकी मृत्यु के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियां और तेज हो गई। लाला लाजपत राय जो थे एक लेखक, एक पत्रकार, एक प्रभावशाली वक्ता थे, महान लेखक थे वो। उन्होंने शिवाजी, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद मैजिनी, गैरीबाल्डी की जीवनियों, तरुण भारत, दुखी भारत, हिंदू मुस्लिम एकता, भगवत गीता का संदेश, ब्रिटेन का भारत के प्रति ऋण आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। उन्होंने पंजाबी वंदे मातरम, द पीपल नाम के जो समाचार पत्र थे उसका भी संपादन किया। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर उन्होंने जोर दिया। महान समाज सुधारक थे। अनेक अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों, रोगियों के लिए कई अस्पतालों की स्थापना की। लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई। वो शिक्षा के माध्यम से ऐसे नागरिक उत्पन्न करने के पक्ष में थे जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो। तो महान राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक नेता थे, राष्ट्र निर्माता थे और साहसी देशभक्त थे। और उन्होंने कहा था, 20 वर्ष के निरंतर संघर्ष के पश्चात हमें रोटी के स्थान पर पत्थर प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजों के प्रति ये उनके शब्द थे। अब अंग्रेजों की कृपा के लिए अधिक समय तक गिड़गिड़ाने और भिखारी बने रहने से कोई लाभ नहीं है। अगले लेंगे हम, और इसी के तहत ही जो लाला लाजपत राय है उनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगले लेंगे अब हम विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अन्य नेता। विपिन चंद्र पाल भी लाला लाजपत राय और तिलक की भांति एक उग्र विचारधारा के समर्थक थे। उनका जन्म असम के सिलहट जिले के पोली गांव में 1858 में। पिता बाबूराम चंद्र पाल एक सरकारी पेशकार यानी के मुंसिफ के रूप में कार्य करते थे। प्राचीन रीति रिवाजों के कट्टर समर्थक थे जो विपिन चंद्र पाल थे उनके पिता। और इसी के तहत ही विपिन चंद्र पाल के यदि हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गरीबी की दशा में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने और कई स्कूलों में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। हिंदू समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जब राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो ये भी इसके सदस्य बन गए और इसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया। पिता इनके नाराज हो गए और इनको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया। विवश होकर जीवन निर्वाह के लिए कई पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। शुरू में न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के संवाददाता के रूप में काम किया। नरम दल के अनुयायी थे। शुरू में 1887 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1886 में ब्रह्म समाज की ओर से उन्हें अमेरिका जाने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी वाक शक्ति से भारतीय पक्ष का जोरदार समर्थन किया। बंगाल के विभाजन के पश्चात उनका झुकाव उग्रवाद की ओर हुआ। स्वदेशी आंदोलन, बायकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया। 1907 में जब सरकार ने अरविंद घोष के विरुद्ध अभियोग चलाया तो उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए कहा गया। उन्होंने इनकार किया और न्यायालय की
मानहानि के अभियोग में इनको 6 महीने के लिए बंदी बना लिया गया। 1908 में इंग्लैंड जाकर विदेशी राजनीति का अध्ययन किया। 1909 में फिर से इंग्लैंड जाने का मौका मिला ताकि वे भारतीयों के उचित अधिकारों तथा मांगों का समर्थन करें। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के वो पक्ष में नहीं थे। अंतिम दिनों में उनका उत्साह कुछ ढीला पड़ गया। गुमनामी की अवस्था में जीवन व्यतीत किया। 1932 में उनका देहावसान हो गया। तो विपिन चंद्र पाल भी एक उच्च कोटि के वक्ता थे, स्वतंत्रता के पुजारी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मुझसे आकर कहे लो स्वराज्य ले लो तो मैं उत्तर दूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मैं कोई ऐसी चीज़ स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ जिसे मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त न किया हो। और इस तरह से उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा सत्याग्रह आदि में वो शामिल हुए। भारतीय सभ्यता संस्कृति के पुजारी थे, लोकतंत्रतात्मक स्वराज के वो पक्ष में थे। आगे लेंगे अब हम अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो है, इनका जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ। पिता कृष्णधन घोष एक मशहूर डॉक्टर थे, उदार प्रकृति के व्यक्ति, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की अरबिंदो घोष ने 1890 में ICS की प्रतियोगिता में 11वां स्थान प्राप्त कर सफलता प्राप्त की, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के पुजारी होने और भारतीयों को पराधीनता की दशा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो सेवा थी उससे मुंह मोड़ लिया। 1893 में भारत लौटे, बड़ौदा के गायकवाड़ के पास नौकरी करने लगे। बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल के नाते भी काम किया। महाराजा की शासन संबंधी कार्यों में भी सहायता की। बड़ौदा में रहते समय कविता लिखने, योग और राजनीति में उनका ध्यान अधिक आकर्षित हुआ। बंगाल के क्रांतिकारियों की कार्यवाहियों में भी भाग लेना शुरू किया। वंदे मातरम नामक पत्रिका में क्रांतिकारी लेख लिखने और मुजफ्फरपुर में 2 स्त्रियों के हत्याकांड में उनका हाथ समझकर उनको बंदी बना लिया, लेकिन न्यायालय ने निर्दोष समझकर मुक्त कर दिया। 1908 में राजनीति से अलग होकर पौंडीचेरी चले गए और वहाँ एक आश्रम की स्थापना की करके योग साधना शुरू कर दी। 1950 में उनका देहावसान हो गया। अरबिंदो घोष जो थे महान लेखक, पत्रकार थे। वंदे मातरम, कर्मयोगिनी, आर्य पत्रिकाओं के संपादक के रूप में काम किया। द लाइफ डिवाइन उनकी सुप्रसिद्ध रचना, कविताएं, नाटक, लेख उन्होंने लिखे और इसी के तहत उनके जो क्रांतिकारी विचार थे उनसे लोग बहुत ही प्रभावित हुए। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता या गरम दल के नेता।